हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स फॉर एवरीवन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री रतन टाटा। भारत के महान बिजनेसमैन रतन टाटा भारत के सूरत शहर में 18 दिसंबर साल 1937 में एक व्यापारी घराने में जन्मे थे। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू थी। उनके माता पिता के बीच तलाक के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई ने किया। रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी। रतन टाटा का नोएल टाटा नाम का एक सौतेला भाई भी है। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही कैंपियन स्कूल में रहकर पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही कैथेड्रल और जॉन स्कूल में रहकर अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। साल 1962 में रतन टाटा जी यूएसए चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के इशाका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ वास्तुकला में अपनी बीएससी की डिग्री हासिल की और फिर वे अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की पढ़ाई के लिए चले गए। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ समय तक लॉस एंजलिस में जोन्स एंड एमोन्स में काम किया और फिर IMB में भी जॉब की। साल 1961 में वे अपने पारिवारिक टाटा ग्रुप का हिस्सा बने और इस ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। देश के इस सबसे बड़े ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके साथ ही टाटा स्टील को बढ़ाने के लिए इस दौरान उन्होंने जमशेदपुर में भी जाना पड़ा था। बाद में उन्होंने टाटा ग्रुप की कई अन्य कंपनियों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। रतन टाटा को साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उस समय इस कंपनी की आर्थिक हालत बेहद ही खराब थी। उनके बाद रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न सिर्फ नुकसान से उबारा बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ा ली। हालांकि जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, उस समय आर्थिक मंदी की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, साल 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके कुछ महीने बाद रतन टाटा को एक कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस दौरान टाटा ग्रुप की यह कंपनी भी घाटा गुजर रही थी, जिसके बाद रतन टाटा ने इसे काफ़ी संभालने की कोशिश की और इसके आधुनिकीकरण के लिए निवेश करने का आग्रह किया, लेकिन निवेश पूरा नहीं हो सका। उस दौरान बाजार में भी मोटे और मध्यम सूती कपड़े की डिमांड नहीं होने की वजह से भी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद इसे भी बंद कर दिया गया, लेकिन रतन टाटा ग्रुप ने इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। इसके कुछ दिनों बाद JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा की काबिलियत को देखकर उन्हें टाटा स्टील के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। हालांकि उस समय रतन टाटा को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से इसका विरोध भी किया गया था। हालांकि बाद में साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्री एवं इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। रतन टाटा की काबिलियत और योग्यता के बल पर टाटा ग्रुप में नई ऊंचाइयों को छुआ था। इससे पहले इतिहास में कभी टाटा ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर नहीं गया था। उनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई अहम प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलवाई। रतन टाटा के कुशल नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पूर्णतः भारतीय यात्री कार
टाटा इंडिका को बाज़ार में पेश किया। इसके बाद टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योगों जगत में बहुत बढ़ी। इसके साथ ही रतन टाटा भी व्यापारिक जगत में प्रतिष्ठित शख्सियत बन गए। रतन टाटा के नेतृत्व में ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान बन गया। यदि आप रतन टाटा के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, जहां पर जाकर आप उनकी पुस्तक खरीद सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।